अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बार बार आ चुके हैं और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस में जो टॉपिक्स हमारे मौजूद हैं तो उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़, रॉड्स लॉ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। अब रॉड्स लॉ को ए, बी और सी इन तमाम से एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो डी है वो एक्यूरेट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो रॉड्स लॉ को तीनों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन व्हेन it is in equilibrium with the solid substance at a particular temperature is called its solubility। तो ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को जो सोल्यूशन में मौजूद हो उसे हम सोलिबिलिटी कहा करते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट एन इक्वेशन ऑफ रॉल्स लॉ। तो बी ऑप्शन जो अंडर रूट वी इज इक्वल टू n2x2, ये रॉल्स लॉ की इक्वेशन नहीं है, बाकी तीनों रॉल्स लॉ की इक्वेशन है। उससे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एथानॉल इन वाटर। अब यहाँ पे जो वाटर है वो सर्व कर रहा है एज अ सॉल्वेंट, और जो हमारे पास एथानॉल है वो एज अ सल्यूट सर्व कर रहा है। तो एथानॉल इन वाटर हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ। अब वेपर प्रेशर आपके पास जब भी सोल्यूशन बनता है तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉल्वेंट के। यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, तो डेफिनेटली जो एक्वस सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर लोअर होना चाहिए वाटर से। तो हमारे पास ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, लेस देन दैट ऑफ वाटर। अगले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए है चेंज ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो मुझे सही जवाब लग रहा है, बाकी तीनों के तीनों आपके पास सॉरी ऑप्शन था हमारे पास कि विच इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसका मतलब हो गया। फिर उसके बाद हम अगली बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ मज़ीद मौजूद हैं। तो वो पूछता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज़। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास मौजूद है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो दुरुस्त होगा। उसके बाद है अ थर्मामीटर यूज्ड इन लैंड्सबर्गर मेथड। तो ये 0.01 केल्विन तक मैयर कर सकता है, इसे हम बैकमैन्स थर्मामीटर का नाम देते हैं। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कैन बी लोअर्ड बाय। तो आइस के मेल्टिंग पॉइंट को NaCl से लोअर किया जा सकता है, जो आइसक्रीम मशीन में हम यूज़ करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो आपके पास होता है डेल्टा P ओवर P नॉट। तो ये हमारे पास बराबर होता है इज़ इक्वल टू x2। तो ये हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा इसका। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज़ हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ शो नेगेटिव डेविएशन। इस सवाल को काट देते हैं, ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली मौजूद नहीं है। इन अ मिक्सचर ए एंड बी कंपोनेंट शो द नेगेटिव डेविएशन। इनमें से अक्सर सवाल जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, तो हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज है हमारे पास, हाँ जी ये नेक्स्ट पेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव नहीं है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये आंसर हमारे पास दुरुस्त होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास जो के बी है ये कांस्टेंट है, इसे हम बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये बल्कि एक कांस्टेंट का नाम है।
फिर उसके बाद हमारे पास कुछ मज़ीद सवाल हैं, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर एप्लीकेबल टू, ये आइडियल और डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। फिर उसके बाद है ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारे पास कुछ मज़ीद क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज विच डिपेंड्स अपॉन, तो ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, ना ये नेचर पे डिपेंड करते हैं, ना ये आपके पास किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ मज़ीद सवाल, कुछ मज़ीद क्वेश्चंस मौजूद हैं। जैसे वो पूछता है हमसे कि व्हेन अ नॉन अ सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज़ डिज़ोल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है, x2 के बराबर होता है। उसके बाद है द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज़ द रेशियो ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टू। अब हमारे पास वो मोलैलिटी के बराबर होता है। इक्वेशन इस तरह की है कि डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास के बी इंटू एम, तो के बी की जो वैल्यू होगी हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी बी ओवर एम, तो ये हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टू द मोलैलिटी। तो उसके बाद हमारे पास कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ इससे रिलेटेड मौजूद हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे वो पूछता है बैकमैन्स थर्मामीटर मयर्स, अब बैकमैन थर्मामीटर जो है आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एनी टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, जो बैकमैन्स थर्मामीटर है ये स्पेसिफिक नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए ही इस्तेमाल होगा। कहीं पे भी आपके पास नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेथानॉल हैज़ वेपर प्रेशर, अब दोबारा से मेथानॉल का एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस का मतलब होता है वाटर का सोल्यूशन, तो पानी से उनका वेपर प्रेशर कम होगा, तो हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेथानॉल हैज़ वेपर प्रेशर, तो इसे जो है वो हमारे पास लेस देन दैट ऑफ वाटर होना चाहिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के मुताबिक। तो यहाँ पे जो हमारे पास जवाब है वो गलत मौजूद है, तो इसे लेस देन दैट ऑफ वाटर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम मेथानॉल को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो पहले की निस्बत कम हो जाएगा, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेथानॉल का वेपर प्रेशर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर कम होगा। फिर उसके बाद है हुज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी मैक्सिमम, किसकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगी कि जब हम 1 मोल ऑफ ईच को डिज़ोल्व करें 5 मोल ऑफ वाटर के अंदर। अब आपको याद रहना चाहिए कि इस केस के अंदर जिसके जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो वो उसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो आपके पास उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो आपको पता है कि डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और इसके अलावा वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट यानी कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद होंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा पी ओवर पी नॉट डिपेंड करता है x2 के ऊपर। तो अब जितने ज़्यादा पार्टिकल्स आपके पास मौजूद होंगे तो उतने ही ज़्यादा जो है वो आपके पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। तो Na3PO4 के केस में सबसे ज़्यादा आइंस प्रोड्यूस होंगे, तो दैट इज़ वाई जो x2 है हमारे पास वो ज़्यादा होगा, आइंस ज़्यादा बनेंगे, तो दैट इज़ वाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ दिस। फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पे एक वेरिएशन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर यहाँ पे रिलेटिव का लफ्ज़ ना होता तो फिर हम ग्लूकोज को जो है वो फॉलो करते।
क्योंकि उस केस में Na3PO4 का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता। तो आपके पास नहीं, फिर भी जो है वो आपके पास यही ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया जाता। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी मैक्सिमम, तो लोअरिंग का लफ्ज़ ऑलरेडी उसमें इस्तेमाल हो चुका। अगर खाली जो है वो पूछा जाता आप लोगों से वेपर प्रेशर के बारे में, तो फिर ग्लूकोज सेलेक्ट किया जाता, यानी कि अगर लोअरिंग हटा देते और हुज वेपर प्रेशर विल बी मैक्सिमम सिर्फ पूछा जाता, तो फिर ग्लूकोज की टर्म में जो है वो हम सेलेक्ट करते। नेक्स्ट है हमारे पास मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो है वो वाटर का है 0.51। तो 0.1 मोल के लिए कितना होगा? अब ये वैल्यू आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर के लिए है, तो 0.1 के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग उसे 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.051। तो अगर इसे 100 में जमा किया जाए तो हमारे पास जो नियरेस्ट ऑप्शन बनता है दैट इज़ डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा सबसे एक्यूरेट और सबसे करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, इनको डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% लेड नाइट्रेट इन वाटर विल बी। अब जब 1% हमने वाटर के अंदर, वाटर को पहले ज़ीरो पे जो है वो फ्रीज़ होना चाहिए था, जब हमने उसमें लेड नाइट्रेट डाल दिया तो डेफिनेटली वो ज़ीरो से नीचे जाके जो है वो फ्रीज़ होगा, तो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन विल हैव लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट उस केस में सबसे ज़्यादा होगा जहाँ सबसे ज़्यादा आइंस बन रहे हैं, तो वो आपके पास ये K2SO4 के केस में। डैश इज यूज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, वो NaCl यूज़ किया जाता है, अभी ये रिपीट हो चुका है दूसरी दफ़ा। उसके बाद है विच हैज़ द मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट इनमें से जो है वो उसका होना चाहिए कि जहाँ पे जो है वो आपके पास देखें, एक आपके पास है NaCl, एक है KCl, एक है CaCl2 और एक है आपके पास यूरिया। तो अगर जो है वो इन सब को फॉलो किया जाए तो होना ये चाहिए कि जिसमें जितने ज़्यादा आइंस बनेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होना चाहिए। अब इसमें 2 आइंस बन रहे हैं, इसमें भी 2 आइंस बन रहे हैं, इसमें 3 आइंस बन रहे हैं और इसमें कोई भी आयन नहीं बन रहा, ये डिसोसिएट ही नहीं होता आपके पास। तो यहाँ पे यूरिया जो है वो एक्यूरेट आंसर है, ये CaCl2 गलत होगा इसके मुताबिक। अगर हाँ इसके मुताबिक लोअर पूछा जाए तो उसके मुताबिक सबसे जो डिप्रेसिंग या सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो CaCl2 का होगा। फिर उसके बाद है एन एक्वस सोल्यूशन बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस 100.52 डिग्री सेल्सियस। तो 100.52 का मतलब है वो 1 मोलल है और उसे डेफिनेटली 1.86 डिग्री सेल्सियस पे क्या होना चाहिए, फ्रीज़ होना चाहिए। यानी कि ये आपके पास जो ऊपर मौजूद थी वो उसकी ये उसकी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ये उसकी डेल्टा टी बी की वैल्यू है, तो ये आपके पास फिर डेल्टा टी एफ होना चाहिए, लाजमी बात। उसके बाद है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वो 1 मोलर और ग्लूकोज और 1 मोलर NaCl के क्या होना चाहिए। तो इनमें से नन ऑफ दीज, क्योंकि वो 2 वैल्यूज़ हैं और ये सारी की सारी 3 रेशियोज़ दी गई हैं, तो इनमें से कोई भी जो है वो ऑप्शन दुरुस्त नहीं हो सकता। तो मज़ीद अगर कोई सवाल मौजूद हैं तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो वाइंड अप करते हैं। जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो इम्पोर्टेंट MCQs थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो इनके मज़ीद अगर कोई क्वेश्चंस हों तो वो आप लोग मुझसे किसी भी वक्त डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हम दोबारा शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।